दोस्तों ये कहानी उस खूबसूरत लड़की की है जिसको जिसने देखा उसकी नीयत खराब हो गई क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। ये कहानी का तीसरा भाग है। इससे पहले मैं 2 भाग बना चुका हूं। 2 भागों में शुरुआती कहानी कैसे हुआ था कि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि सबसे पहले उसे स्कूल के शिक्षक द्वारा उसे हासिल करने की कोशिश की जाती है। फिर दूसरी बार जब वो मल्लाह होता है जो नदी के किनारे नाव चलाया करता था, वो उसे पाने की कोशिश करता है, उसकी भी नीयत खराब हो जाती है और उसके बाद से वो अपने आप को बचाती है, उस जंगल में रहती है। तभी एक घुड़सवार व्यक्ति आता है जो कि उसके पास आता है। लड़की डर जाती है, इसे अनुभव होता है कि सबने वही किया है तो ये भी घुड़सवार ऐसा ही करेगा। लेकिन वो बाद में राजा का बेटा निकलता है, राजकुमार निकलता है और उस लड़की को लेके अपने राज्य चला जाता है। वहां पे जाके उससे शादी कर लेता है और शादी कर लेने के बाद अब जो लड़की होती है इसका मन नहीं लगता था। अब ये रानी बन चुकी थी, फिर भी इसका मन नहीं लगता था क्योंकि इसकी घर की यादें आ रही होती हैं। तब ये अपना प्रस्ताव रखती है राजा से और कहती है कि मुझे घूमने जाना है। तो राजा काफी बिजी और व्यस्त आदमी था। वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी के साथ भेज देता हूं, तुम जाना, घूम के चले आना। क्योंकि राजा को काफी चीज को देखना पड़ रहा था, वो जिम्मेदार था पूरे साम्राज्य का, राज्य का। इसलिए वो अपने वफादार सैनिक यानी कि जो सेनापति होता है उससे कहता है कि रानी को ले जाओ, 1-2 महीने के लिए घुमा कर लेकर आओ कहीं से, ताकि इनका मन ठीक हो जाए, ये पहले से अच्छा महसूस करने लगे। फिर वो जो सेनापति होता है उसे लेकर जाता है और ले जाने के बाद जब वो देखता है पहली बार रानी को तो वो भी व्याकुल हो जाता है। वो भी रानी को पाने की इच्छा करने लगता है और एक षड्यंत्र रचता है। उस षड्यंत्र के तहत वो सबको शरबत में नशे की पदार्थ देकर, उसके साथ जो दासियां होती हैं, जो सैनिक होते हैं, सबको शरबत में नशे की पदार्थ डालकर दे देता है। सब सो जाते हैं, रात हो जाती है और रात होने के बाद वो रानी के तंबू में जाता है। जब वहां जाता है तो रानी को देखता है तो उसके जुल्फे बिखरी हुई होती हैं। वो मखमल से बेड पे सोई होती है। उसे देखकर ये उत्तेजित हो जाता है, उसके पास जाता है, बेकाबू हो जाता है और धीरे धीरे उसके पास जाकर सो जाता है। फिर उसे पकड़ लेता है, अपने पकड़ को मजबूत करता है, तब तक कि रानी जग जाती है और वो उसे डांटती है, फटकारती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। बाद में यहां तक तो कहानी हो गई थी। अब यहां से कहानी शुरू होती है। रानी के बहुत डांटने के बाद भी सेनापति पीछे नहीं हटता है और वो तलवार निकालकर उसका बेटा जो होता है उस पे तान देता है। कहता है कि यदि तुम मेरी कही हुए बातों को नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को 2 आधा कर दूंगा, इसे टुकड़े टुकड़ों में बांट दूंगा। रानी डर जाती है और फिर वो सभी बातें मजबूर हो जाती हैं मानने को जो सेनापति कहता है। और फिर वो सेनापति कहता है कि तुम अपने वस्त्र उतारो। जो रानी होती है वो ना चाहते हुए भी ऐसा करने पे मजबूर हो जाती है और फिर सेनापति उसके पास आ जाता है। बातें होने लगती है। जो सेनापति था वो काफी व्याकुल था, वो काफी तेजी में था, लेकिन रानी उसे माना करती है और कहती है कि कुछ अपने बारे में बताओ। सेनापति कहता है कि आज तो नहीं, क्योंकि रात बहुत ढल चुकी है। आज नहीं, किसी और दिन हम बात कर लेंगे अपने बारे में, आज तो ऐसा कुछ नहीं। फिर रानी कहती है कि अगर तुम कहना नहीं चाहते कुछ तो मैं ही अपने बारे में कुछ बताती हूँ। सेनापति रानी का एक भी बात नहीं मानता है, उसके मुंह पे हाथ रख देता और कहता है कि बस अब कुछ नहीं। फिर बाद में जो रानी है वो सोचती है कि कुछ तो उपाय लगाना होगा। बाद में वो कहती है कि रुक जाओ, ये जो लड़का है इससे मैं दासियों के पास छोड़ कर आती हूँ। वो कहता है कि चलो ये तो ठीक है और अच्छा होगा। बाद में वो रानी जो होती है अपने बेटे को उठाती है और दासी के जो तंबू होते हैं पास में ही होते हैं, वो अपने बेटे को लेकर दासी के तंबू में चली जाती है। वहां जाने के बाद लड़का बहुत तेजी से रोने लगता है। लड़का की रोने की आवाज सेनापति को सुनाई देती है। लड़का इसलिए रो रहा था क्योंकि जो रानी होती है अपने लड़के को बहुत तेज चींटी काट दी होती है, जिसके वजह से लड़का मानता ही नहीं है। करीब इसी तरह से आधे घंटे का वक्त बीत जाता है। सेनापति फिर तंबू से निकलकर जाकर देखता है कि बच्चा रोए जा रहा है। जो दासियां हैं वहीं पे सोई पड़ी हैं।
लेकिन जो रानी है वो दिख नहीं रही होती है। ये उस तंबू से बाहर निकालकर चारों तरफ देखता है। अब इसे समझ में आ गया होता है कि मुझे धोखा मिल चुका है। तभी उसे पायल की और जो हाथ में चूड़ी होते हैं उसकी आवाजें सुनाई देती हैं, खनखन की। फिर वो अपने तलवार को निकालता है और वो देखता है कि वहां पे रानी साइड में ही बगल में खड़ी हुई है। रानी अपने बच्चे का देखभाल भी कर रही थी और इस सेनापति से बचाना भी चाहती थी। इधर सेनापति महारानी को दौड़ाना शुरू करता है, उसके पीछे भागता है, उसे जान से मारने की कोशिश करता है। रानी भी भागती रहती है। रात का अंधेरा होता है और जो सेनापति है सिर्फ आवाजों को सुन सुनकर, उसके पायलों के और चूड़ियों की आवाज सुनकर उसे पीछा करता है। अब रानी थक गई होती है, हार गई होती है, क्योंकि सेनापति एक हट्टा कट्ठा नौजवान युवा होता है। वो दौड़ाते दौड़ाते रानी को अब मारने ही वाला होता है। तो रानी को लगता है कि अब मैं मर ही जाऊंगी। तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है और वो रानी उस कुएं में छलांग लगा देती है। तो सेनापति देखने की कोशिश करता, उस कुएं में कुछ दिखाई नहीं देता। वो काफी भला बुरा बोलता और कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को कई टुकड़ों में बांट दूंगा, वो तुम्हारा जो राजा है मैं उसे भी मार दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। काफी देर तक ऐसा बोलता है। उधर से कोई जवाब नहीं आता, कुएं में से कोई जवाब नहीं आता। तब ये करीब 1 घंटे का वक्त बीत जाता है। तो पास में पड़े बहुत सारे पत्थर को ये उठाता है और उस कुएं में मारता है ताकि रानी जिंदा ना रहे, वो मर जाए। और इस तरह से करीब 1-2 घंटे 2.5 घंटे का वक्त बीत जाता है। तब सेनापति को याद आता है कि अब तक तो सभी लोग जग गए होंगे। और फिर वो वहां से वापस जब अपने तंबू जहां पे सभी लोग थे वहां आता है तो देखता है कि दासियों के हाथ में बच्चा है, बच्चा रो रहा है और महारानी वहां पे नहीं होती है। जब ये देखता है तो किसी से कुछ नहीं बोलता, अपने तंबू में चला जाता है और वहां जाकर अपने सर पे हाथ रखकर सोचने लगता है और कहता है कि मैं यहां पे सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हूं और यहां से रानी गायब हो चुकी है। अगर राजा मुझसे पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा। और इस तरह से वो कुछ सोचते सोचते एक षड्यंत्र रचता है, क्योंकि रानी की हत्या तो इसने ही की थी। फिर ये बाहर निकलता है और सभी सैनिकों को पास बुलाता है, दासियों को पास बुलाता है और कहता है कि वो देखो आसमान में जो रानी है वो जा रही है दूसरे लोग। सभी जो सैनिक होते हैं, दासियां होती हैं, वो आसमान की तरफ देखती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। फिर ये सेनापति कहता है गौर से देखो जरा, वो रानी जा रही है दूसरे लोक में। तभी इसी बीच में एक जो सैनिक होता है, सिपाही होता है, वो कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, रानी कहां जा रही है, ना ही उसकी आवाजें आ रही हैं। इस बात को सुनकर सेनापति अपना तलवार उठाता है और उस सैनिक का धड़ अलग कर देता है, टुकड़े टुकड़ों में बांट देता है। ये देखकर जो वहां के सैनिक होते हैं, दासियां होती हैं, सब डर से जाते हैं और फिर सेनापति जैसा बोलता है वैसे वो हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। वो कहता है कि देखो रानी जो दूसरे लोक में जा रही है। तो सभी कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे भी आवाजें सुनाई दे रही है। सब ओवर एक्टिंग करते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे भी दिख रही है रानी। अब ये सभी डरे हुए थे तो इस तरह से बोल रहे थे। बाद में सेनापति कहता है कि ये सभी चीजें मुझे लिखित चाहिए कि रानी जो है दूसरे लोक में जा रही है। ये पेपर बनवाता है, उस पर सबसे साइन करवा लेता है और कहता है कि मेरे कहने से नहीं होगा, ये तुम्हारे कहने से नहीं होगा, राजा के पास जाकर ये सब लिखित देना पड़ेगा और फिर वहां पे तुम सब कहोगे तो सब मामला ठीक हो जाएगा। और इसी बीच एक भेड़िए वाले की एंट्री होती है। भेड़िया वाला जो कि जंगल में अपने भेड़ियों को चराया करता था, उसके पास करीब 150-200 भेड़िया थी। वो भेड़िया वाला भेड़ी चराते चराते उस कुएं के पास पहुंचता है जहां पे रानी उस कुएं में छलांग लगा दी थी। उसको प्यास लगती है भेड़िए वाले को, तो वो कुएं के पास पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो जाकर देखता है तो उसमें एक खूबसूरत महिला है। वो देखता है, कहता है ये जल परी तो नहीं है। वो पहले डरता है, पीछे आ जाता है, फिर जाकर झांक कर देखता है तो वो जो रानी होती है वो चिल्ला रही होती है कि मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। इधर जो भेड़िया वाला है उसकी आवाजों को सुनता है
उसे देखता है, निहारता है, देखते ही रह जाता है। फिर ये एक शर्त रखता है कि देखो, मैं तुम्हें बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन मेरी जो शर्त है वो तुम्हें मानना पड़ेगा। जो रानी होती है वो समझ जाती है कि ये भी उसी तरह से है, सबने मेरे साथ वैसा ही किया, ये भी वैसा ही करेगा, शायद वही इसका शर्त होएगा। और फिर क्या, वो कहती है कि तुम बाहर तो निकालो पहले। फिर भेड़िया वाला रस्सी डालता है उस कुएं में और उस रानी को, उस महिला को बाहर निकालता है। भेड़िया वाला उससे ऊपर से नीचे तक निहारता है और कहता है कि जो मेरा शर्त है, अब मेरी शर्त पूरा करो। रानी भेड़िया वाले को देखती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी शर्त पूरा नहीं कर सकती। वो कहता है कि ऐसे कैसे, मैं तुम्हें निकालने से पहले बोला था कि मैं एक शर्त रखूंगा, वो शर्त तुम्हें पूरा करना होगा। वो कहता है कि तुम मुझे दो। ये कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं दे सकती। बाद में रानी पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो जो भेड़िया वाला होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। जब इस तरह का शर्त रानी सुनती है तो भी सोचने लगती है कि किस प्रकार का व्यक्ति है, किस स्वभाव का व्यक्ति है, ये मेरा कपड़ा मांग रहा है। वो मन ही मन ऐसा सोचती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें कपड़ा दे दूं तो मैं क्या पहनूंगी। भेड़िया वाला कहता है कि देखो, तुम मेरे कपड़े ले लो, लेकिन अपना कपड़ा मुझे दे दो। और भेड़िया वाला देर न करते हुए अपने कपड़े को उतार देता है, अपने पगड़ी को उतार देता है और फिर निक्कर पे आ जाता है और अपना कपड़ा उससे दे देता है। कहता है कि जाओ उस पेड़ के पीछे, बड़ा सा तन्ना, उसके पीछे जाओ, कपड़े को बदल लो। अब रानी वैसा ही करती है, इस भेड़िया वाले के कपड़ा ले लेती है और उस पेड़ के तन्ने के पीछे चली जाती है। वो कपड़े बदलने लगती है। तभी रानी को ठहाके मार के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, वो ठहाके मारकर हंसने वाला व्यक्ति कौन था, ये मैं दूसरे भाग में बताऊंगा। वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं इस भाग में नहीं, नेक्स्ट भाग में बताऊंगा। दोस्तों, यहां तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।